Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan. Today we are going to discuss a very important topic. The topic is about Azad Hind Fauj and who was the real founder of Azad Hind Fauj. आज़ाद हिंद फौज जिसे इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन उससे जानने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर द वेरियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच लेड टू इंडियन नेशनल आर्मी. नाउ लुक students, you need to understand a very simple fact that in World War II 1939, as in this year World War II started. Now once the World War II started, what Britishers did is that उन्होंने इंडियन से बिना पूछे, what they said is that they included Indians in the war from the British front. बिना पूछे उन्होंने एक कंट्री के लोगों को इंक्लूड कर लिया इन अ वॉर जो उनका था ही नहीं. इस कारण से कहीं ना कहीं काफी सारे इश्यूज आ गए और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड. 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो इलेक्शंस हुए थे उस कारण से काफी सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आ चुकी थी और इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस यूनिलैटरल डिसीजन को अपोज करते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जो प्रोविंसेस हैं उनमें से रिजाइन कर दिया. Now, what all things happened? Now, in the Asian region, the major threat which British forces faced was of Japan. Japan in itself was an imperial force. You must understand that. The only imperial force in the Asia was Japan, and they faced a lot of issues फ्रॉम जापानीज आर्मी. और एक पॉइंट पर तो ऐसा हो गया था कि जापानीज आर्मी जो है वो काफी हद तक ब्रिटिश आर्मी को हरा चुकी थी इन वेरियस प्लेसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट मलय पेनिनसुला, मलेशिया, और व्हेन वी टॉक अबाउट बर्मा एंड म्यांमार एज नाउ इट इज कॉल्ड. सो दीज ऑल प्लेसेस वर बेसिकली रिकवर्ड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स बाय द जापानीज. अब हो यहां पे ये रहा था कि इस पर्टिकुलर वॉर में whenever the British forces were losing, the people who were actually fighting the British battle were Indians only. वो इंडियंस ही थे और दैट्स व्हाई द इंडियंस वर बिकमिंग द प्रिजनर ऑफ वॉर. नाउ जापानीज गवर्नमेंट जो है दे केम अप विद दिस पर्टिकुलर डिसीजन दैट व्हाई शुडंट दे बी यूजिंग ऑल द इंडियंस और द सिविलियंस, सिविल इंडियंस who are residing in Japan or in such areas like Burma, Malay Peninsula, Singapore and other such places. Why not they should use them against the British Army itself? ऐसा क्यों ना करें वो. लेकिन यहां पे एक फिगर उभर के आता है जिनका नाम है कैप्टन मोहन सिंह, हु इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. तो अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी दो फेजेस में बनी है और ये है पहला फेज, प्राइमरी फेज, जिसमें कि जो ब्रिटिश आर्मी लड़ने के लिए आई जापानीज आर्मी से उसके ये एक ऑफिसर थे कैप्टन मोहन सिंह. एंड व्हाट कैप्टन मोहन सिंह सेड इज दैट कि ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने समझा कि जापानीज आर्मी ये चाहती कि सिविलियंस को इन्वॉल्व करे बिकॉज जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश आर्मी. बट व्हाट कैप्टन मोहन सिंह सेड इज दैट कि इन सिविलियंस के थ्रू इफ जापान वांट्स टू कंकर ओवर इंडिया और वांट्स टू फाइट विद ब्रिटेन, इट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी. एंड व्हाट दे शुड बी डूइंग इज दैट दे शुड बी इंक्लूडिंग दीज प्रिजनर ऑफ वॉर्स एज a new army. They should form a new army which Captain Mohan Singh called the Indian National Army, which was used by Japanese only. Against whom? Against the Britishers. और उसके पहले फाउंडर, if you want to say in real and true sense, is none other than Captain Mohan Singh. और ये कब बनी? 1 सितंबर 1942 में. तो इस बात को आप समझिए कि कैप्टन मोहन सिंह का क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे. वो चाहते थे एक बड़ी आर्मी बने जो एक तरीके का इंडियन कंटिंजेंट हो. किसका? जापानीज आर्मी का, एक्सेस पावर्स का. कौन थे एक्सेस पावर्स? जर्मनी, इटली, जापान एंड ऑल दीज फोर्सेस हु वर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस. अलाइड फोर्सेस में कौन थे? इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, रशिया. दीज ऑल वर बेसिकली अलाइड फोर्सेस. तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं कैप्टन मोहन सिंह चाहते थे कि एक्सेस पावर्स की तरफ से उन्हें एक तरीके का सैटेलाइट माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज व्हाट जापानीज गवर्नमेंट थॉट, व्हाट जापानीज क्राउन थॉट इज दैट कि इस तरह की फोर्स जो है उसका स्ट्रेंथ 2000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, not over 2000. And what Captain Mohan Singh wanted? Captain Mohan Singh wanted that at least their strength should be 20,000. कम से कम 20,000 के स्ट्रेंथ की फोर्स तो हो ही. और इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज गवर्नमेंट या जापानीज एस्टैब्लिशमेंट के बीच में वी कैन से डिफरेंसेस केम अप एंड दैट्स व्हाई कैप्टन मोहन सिंह वाज अरेस्टेड. These all things were happening in Singapore only. Now, try to understand, ये हुआ खत्म पहला फेज इंडियन नेशनल आर्मी का. Now, the new actor or the new person who came into action
बाय द एफर्ट्स ऑफ रास बिहारी बोस, जो काफी दिनों से जापान में रह रहे थे और एक इंडिया के बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे। तो वो फैक्टर, वो इंसान जिसका एंट्री होती है, जिनकी एंट्री होती है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि जर्मनी और इस तरह के जो एक्सेस पावर्स हैं उनसे मिल रहे थे, सो दैट दे ही कैन बेसिकली कंट्रीब्यूट और आस्क देम दैट दे शुड बी फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द फेवर ऑफ इंडियंस। ऐसी वो चीजें कर रहे थे अक्रॉस यूरोप। तो वहां से नेताजी को लाया गया, कहां? सिंगापुर। किसके द्वारा? जर्मनी और जापानीज सबमरीन्स के थ्रू। और इसी के साथ आईएनए का सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। सेकेंड फेज जिसका डेट है, इफ यू लुक एट दैट, इट इज बेसिकली 2 जुलाई 1943 व्हेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस लैंडेड वेयर? लैंडेड इन सिंगापुर। और ये सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडियन नेशनल आर्मी में चाहे पहले कैप्टन मोहन सिंह रहे हों, वो भी कांग्रेस, अगेन रिपीट करूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहीं ना कहीं डायरेक्शंस के हिसाब से चलते थे। दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स कांग्रेस, व्हाट कांग्रेस इज डूइंग इन इंडिया। एंड दैट्स व्हाई मोहन सिंह ने भी, कैप्टन मोहन सिंह ने भी जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, इसके पीछे रीजन ये था, जो इवेंट है उसके पीछे रीजन ये था दैट ही ऑलवेज वांटेड कि कांग्रेस कोई मूवमेंट लॉन्च करे और उसके साथ ही वो भी अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट करे। एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड his first movement, yeah, we can say he started to organize Indian National Army after the Quit India movement was started in 1942. And the same way, even Netaji, despite of his differences with Indian National Congress's leadership, say Gandhi ji or Nehru, what you must understand is that he still looked towards Gandhi ji as the father of the nation. As a matter of fact, it was Netaji Subhash Chandra Bose only who called Gandhi ji as the father of the nation. ओके, बट अब नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने सबसे पहले, जो सबसे बड़ा डर था इंडियंस का, कि अगर जापानीज फोर्सेस इंडिया पे अटैक करती हैं और ब्रिटेन को हरा देती हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को हरा देती हैं, तो एक अनदर अंपायर विल कम ऑन इंडिया, दैट इज जापान विल स्टार्ट रूलिंग ओवर इंडिया। तो इसके लिए नेताजी ने सबसे पहले पीएम टोजो, हु वाज बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर और द प्रीमियर ऑफ जापान, उससे मुलाकात की और इस बात का आश्वासन लिया, इस बात का एश्योरेंस लिया कि इफ द जापानीज आर्मी डिफीट्स द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, देन दे विल नॉट रूल ओवर इंडिया एंड दे विल लेट इंडियंस रूल इंडिया। ओके, और इसके साथ ही उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा से बनाना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा स्टेप जो उन्होंने लिया, सबसे पहला स्टेप और बड़ा स्टेप इसमें लिया, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई फ्री इंडिया की। कहां पे? सिंगापुर में। ऑन विच डेट? 21 अक्टूबर 1943। This was the date which he picked to announce the provisional government of India, और साथ ही साथ आशीर्वाद लिया महात्मा गांधी का। और इसके साथ ही वो कूद पड़े किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर, और जहां पे उन्होंने इंडिया को प्रोजेक्ट किया या फिर इंडियन नेशनल आर्मी को प्रोजेक्ट किया एज अ सैटेलाइट ऑफ एक्सेस पावर। Got it? So these were the things which happened during those course of time, और ये आखिरी के कुछ ऐसे साल हैं जिनके बाद भारत को आजादी मिली, और इसमें इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। Of course, they got defeated by the British Army in the Battle of Tripura, but still you must understand that कहीं ना कहीं एक पुश मिला, एक मोरल बूस्ट मिला to the Indians that of course they can fight Britishers through violence also. It is not non-violence only which they need to adapt, through arms and ammunition, through strategy, through military strategy they can do that. और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि कुछ इस तरीके के रेजिमेंट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे नेशनल आर्मी में, जैसे कि रानी झांसी रेजिमेंट, और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव था इंडियन नेशनल आर्मी। दीज काइंड ऑफ रेजिमेंट्स वर इवन मिसिंग इन द ब्रिटिश आर्मी, बट दे वर देयर इन द इंडियन आर्मी। और ये आगे चल के दिखा कि किस तरीके से इंडियंस के बीच में इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को लेके इतनी ज्यादा कौतूहल है, इतने ज्यादा वी कैन से क्यूरियोसिटी है, दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम व्हेन 3 ऑफिसर्स ऑफ Indian National Army were basically tried at the Red Fort, then they got unanimous support from Indians. ओके, सो इंडियन नेशनल आर्मी के रियल फाउंडर की अगर बात की जाए तो वो बात सच है कि वो
नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, बट इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट फाउंडर वी हैव टू कीप इट एज कैप्टन मोहन सिंह। बट द रियल फाउंडर जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को वो फेस दिया, वो क्लाउड दिया, एक्सेस पावर्स के साथ खड़े होने का मौका दिया, वो कोई नहीं बल्कि थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।